कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको हिस्ट्री जो टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट 7 हुआ है उसको जो है बताने जा रहा हूँ। उसका सॉल्यूशन है ये कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर आपको क्या देना था और क्यों देना था। और अगर आप लोगों ने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदा कारक होगा। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अब जो STET का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप समझिए, पढ़ाई आपका व्यर्थ नहीं जाएगा और एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। 90% मान के चलिए एग्ज़ाम होगा ही, 10% में ही रिजल्ट देने की बात होगी। क्योंकि जो केस है स्टूडेंट्स के द्वारा उसमें बहुत सारी जो बातें रखी गई है वह जो है एग्ज़ाम के जो पेपर हैं उसको रद्द करने की बात यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए आप पढ़ाई को जो है धीमा नहीं करें, पढ़ाई जारी रखें। जो होना होगा, अगर कोर्ट रिजल्ट देने को मान जाती है तो सही है, अगर नहीं तो हमारा तैयारी रहेगा तो कुछ खराबी नहीं है उसमें, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ का कोई ज़्यादा फीस नहीं है, मात्र 499 ही चार्ज है, जिसमें हम आपको 30 ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, साथ साथ आपके वीडियो लेक्चर्स और PDFs भी दिए जाते हैं। तो ये आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी मदद करेगा। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। इतिहास का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली महिला कौन थी? पहली महिला पूछ रहा है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली, क्योंकि ये स्टैटिक क्वेश्चंस है, तो सरोजनी नायडू आपको पता होगा। पहली महिला जो हैं वो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली वो सरोजनी नायडू हैं, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। इन्हें जो है भारत का नाइटिंगेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जैसे सबसे पहला गांधी इरविन समझौता है, दूसरा आपका है पूना समझौता है, उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन है और व्यक्तिगत सत्याग्रह है। तो इसमें से आपको कालक्रम याद होगा तब आप ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो कालक्रम में याद रखेंगे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, तो 5 मार्च 1931 को याद रखना है, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन। उसके बाद है दूसरा है पूना समझौता। तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और कांग्रेस का कराची अधिवेशन मार्च 1931 में ही हुआ है, लेकिन 26 मार्च 1931 को हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये तो 1940 ईस्वी में विनोबा भावे के 40-41 में हुआ है। तो कहने का अर्थ है, तो सबसे पहले घटना कौन है यहाँ पे, सही क्रम। तो सबसे पहला तो यही हो गया 1 नंबर। उसके बाद आपका हो गया जो है पूना समझौता 1932 है, तो ये 3 नंबर। 2 नंबर पे कांग्रेस कराची अधिवेशन आ जाएगा, ठीक है। तो 1, 3, 1 के बाद 3, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और सबसे लास्ट में 4। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो यही इसका सटीक जवाब है, सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ रिवॉल्यूशनरी किसकी जीवनी है, ठीक है। तो ये भी स्टैटिक है। तो यह जो कृति है वह आपका सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है इसमें, ठीक है। और इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनके आदर्श हैं, जो दर्शन हैं और जो राजनीतिक जो उनकी उपलब्धि है उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और ये ह्यू ट्वाय की कृति है। किसकी है? तो ह्यू ट्वाय एक लेखक थे, ठीक है। और इनका जो है एक पुस्तक जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित भी है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। ये फॉरेन जो हैं लेखक हैं, तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखिए सबसे पहला 1930 ईस्वी में हुआ था। गोलमेज मतलब
गोलाकार टेबल है, उस पर बैठ करके सभी लोग बात की, इसीलिए इसको हम गोल मेज गोल मेज सम्मेलन कहते हैं। और लंदन में किस स्थान पर हुआ था? तो ये सेंट जेम्स पैलेस है लंदन में, ठीक है। और इसी समय जो है गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। दूसरे गोल मेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। और यह सितंबर-दिसंबर 1931 ईस्वी में, ठीक है, सितंबर-दिसंबर 1931 ईस्वी में लंदन में आयोजित किया गया था द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था और जिसने तख्त-ई-ताउस का विवरण किया है? जो कि तख्त-ई-ताउस जो जिस पर शाहजहां बैठा करता था, जो मयूर सिंहासन है और जिसमें हीरे लगे हुए थे, ठीक है, तो वह कौन था? तो वह था जीन बपित्से टेवर्नियर, ठीक है। एक फ्रांसीसी आभूषणकारी था। वो कहाँ का था? फ्रांस का था। और वह आभूषणकारी था और उसने मुगल काल की काफी विस्तृत वर्णन किया, ठीक है। तो ये याद रखना है, तख्त-ए-ताउस का जो विवरण किया है वो कौन किया है? जीन बपित्से टेवर्नियर, ठीक है। क्वेश्चन डीपली हैं, जानबूझ करके पूछे गए हैं कि आपका लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज हो। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस अवसर पर बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था? ठीक है, तो आपको पता ही होगा शादी के दौरान क्या दहेज में मिला था, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगांजा से विवाह हुआ था और दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने अंग्रेज को मुंबई, बॉम्बे जिसको बोलते थे उस समय, उसको सौंपा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, विवाह के दौरान। 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया था? ठीक है, तो अब देखिए अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच समझौता, पुर्तगालियों को बाहर करने के लिए मुगल सम्राट को नौसैनिक सहायता की पेशकश, नूरजहां को रिश्वत, अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली नौसेना की हार। ये सबसे सटीक जवाब है। जब अंग्रेज के द्वारा पुर्तगाली नौसेना हार जाते हैं, ठीक है, तब जाकर के 1613 ईस्वी में जो है जहांगीर को अंग्रेज मना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब पुर्तगाली तो थे नहीं, अब पुर्तगाली के साथ तो व्यापार हो नहीं सकता था क्योंकि वो हार जाते हैं। तो अब लास्ट में जहांगीर को यह बात मानना पड़ा, ठीक है। तो 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत फैक्ट्री से स्थापित करने की आज्ञा दी थी। और 1612 ईस्वी में याद रखेंगे कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में भारत में व्यापार करने के लिए 4 समुद्री जहाज भेजे और यह यहाँ स्वयं की रक्षा करने में समर्थ थे। पुर्तगालियों को हराने के बाद जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ। जब पुर्तगाली को हरा देता है अंग्रेज तो जहांगीर प्रभावित होते हैं और अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने के लिए जो है आज्ञा दे देते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो प्रेसिडेंसी वो बनी थी, वो सूरत में बनी थी, ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद है 1767-69 के आंग्ल मैसूर युद्ध से ठीक पहले हैदर अली के विरुद्ध त्रिकोणीय गठबंधन में कौन जुड़ा था? अंग्रेज, हैदराबाद का निजाम, मराठा, त्रावणकोर का राजा, ठीक है। तो देखिए इसमें अंग्रेज तो जुड़ा ही था, हैदराबाद का निजाम भी था और मराठा भी था, त्रावणकोर का राजा नहीं था। तो कौन कौन जुड़ा था? तो 1, 2, 3 यहाँ पर सटीक जवाब होगा, ठीक है। लेकिन बाद में जाकर के हैदर अली मारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यपगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंग्रेजों ने अधिगृहित नहीं किया था? देखिए सतारा, नागपुर, झांसी, ये तीनों को जो है व्यपगत क्या होता है कि अगर किसी राजा का जो वंश नहीं है आगे, यानी उनके पुत्र नहीं है, तो उस केस में उनकी जायदाद जो था अंग्रेज हड़प लेते थे।
तो सबसे पहले सतारा, नागपुर और झांसी में जब हड़पते तो वहीं पे जो है रानी लक्ष्मीबाई रहती है, वो युद्ध करती है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आपने कविता बचपन में पढ़ा होगा। तो झांसी में जो है वही व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर अंग्रेज चाहते हैं कि वहाँ कब्जा करें, लेकिन झांसी की रानी अंग्रेज़ों को टक्कर देती है, उससे लोहा लेती है। तो ये तीनों तो है ही। मैसूर जो था नहीं था, ठीक है, मैसूर में ऐसा नहीं हुआ था, व्यक्तिगत का सिद्धांत नहीं लागू हुआ था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तात्या टोपे, मौलवी अहमद अल्लाह शाह, उनके साथ और कौन थे? तो याद रखना है, देखिए लखनऊ से बेगम हजरत महल को नहीं भूलेंगे, तात्या टोपे कानपुर से भी थे, और यहाँ पर मेन रूप से लखनऊ से जो है वो बेगम हजरत महल ही थी, जो कि नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, ठीक है। तात्या टोपे कानपुर से थे। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? मतलब एक ही ईश्वर है, एक ही धर्म है और एक ही जो है जाति है, तो उसका सिद्धांत श्री नारायण गुरु ने दिया था, ठीक है, याद रखना है, श्री नारायण गुरु। उसके बाद है नेक्स्ट, भारत में पश्चिमी शिक्षा का मेगना काटा किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है। उड डिस्पैच जो 1854 में आया था, वही पश्चिमी शिक्षा का मेगना काटा कहा जाता है, ठीक है। तो 1854 ईस्वी में जो वुड डिस्पैच के द्वारा एक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी, जिसको कि मेन रूप से बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में, ठीक है, और स्थापित किया गया था। इसी के तहत जो है विश्वविद्यालय व्यवस्था की गई थी, ठीक है, और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। तो वुड डिस्पैच के द्वारा किया गया था, इसलिए वुड डिस्पैच 1854 हम मेगना काटा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच 1854 को। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1922 में भील सेवा मालन की स्थापना किसने की थी? 1922 ईस्वी में भील सेवा मालन की स्थापना किसने की थी? तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने किया था। 1922 ईस्वी में भील सेवा मालन की स्थापना अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने किया था, ठीक है। इनको ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता था। ये एक प्रसिद्ध समाज सेवक थे। क्या थे? तो एक समाज सेवक थे और जनजातीय लोगों की सहायता के लिए काफ़ी कार्य किया करते थे, और इन्होंने भील सेवा आयोग या भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 ईस्वी में की थी। भील सेवा मंडल की स्थापना, तो याद रखना है, अमृतलाल विठल दास ठक्कर, ठक्कर बापा के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, भाई परमानंद, सचिंद्र नाथ सान्याल, सोहन लाल पाठक। तो 1912 ईस्वी में जो दिल्ली षड्यंत्र हुआ स्टूडेंट्स, उसमें जो है किसके द्वारा यह रचा गया था? तो इसमें रास बिहारी बोस का जो है बहुत बड़ा योगदान था। तो यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा रचा गया था। और किसके लिए? तो वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय 1912 में, और उनको मारने का प्रयास करने के लिए यह रचा गया था, ठीक है। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित जब हुआ था, उसी समय जो है यह रचा गया था, ठीक है, जिसमें कि 23 दिसंबर को बम विस्फोट हुआ और
लॉर्ड हार्डिंग के मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह प्रयास असफल रहा और वो नहीं मारे गए थे। ठीक है, तो 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था और क्यों रचा गया था? तो रास बिहारी के द्वारा रचा गया था और वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, याद रखना है आपको, वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास यहां पर किया गया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन में किया था? ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जब गांधी जी आते हैं 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से, उसके बाद वो पूरे देश भ्रमण करते हैं और उसी दरमियान जो है अहमदाबाद, सबसे पहले अहमदाबाद में उस समय जो कपड़े मिल थे और वहां पे उनको जो है वहां पे मजदूरों को प्लेग बोनस मिलता था। तो उस साल प्लेग नहीं आया था, जिस कारण से उन्हें बोनस नहीं मिला था और इस पर जो थे मजदूर लोग हड़ताल कर रहे थे और यहाँ पे गांधी जी ने यहीं पे अनशन किया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम अहमदाबाद मिल हड़ताल में जो है ऐसा काम हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अनशन पहली बार कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? आपको पता होगा कि खिलाफत आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन 1920-21 के दौरान ही हुआ था और खास करके जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था और वहां तुर्की में खलीफा के पोस्ट को हटा दिया गया था, तब भारतीय मुसलमानों ने उसके खिलाफ में आवाज उठाई थी, अंग्रेजों के खिलाफ में आवाज उठाई थी। और उसमें किनका योगदान था? तो याद रखना है आपको, मोहम्मद अली और शौकत अली, जो दो अली भाई हैं, ठीक है, अली ब्रदर, मोहम्मद अली और शौकत अली, इनका योगदान था। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने टिक किया होगा उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। खिलाफत आंदोलन क्वेश्चन नंबर 20 पे, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह आयोजन जो है 1919 ईस्वी में हिंदू और मुस्लिम के संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। उसी दरमियान जो है यह अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है 1919 ईस्वी में। और जो है दूसरा खिलाफत आंदोलन फरवरी 1920 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? तो याद रखना है स्टूडेंट्स, यह शहर है आपका नागपुर। ठीक है, नागपुर को झंडा सत्याग्रह के लिए जाना जाता है और यह घटना 1923 ईस्वी में 18 जून 1923 ईस्वी को झंडा के दिवस के रूप में मनाने और झंडा सत्याग्रह शुरू करने का जो काम हुआ है वो नागपुर में हुआ है, महाराष्ट्र नागपुर में। ठीक है, और इसमें नारा था नागपुर चलो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरबिंदो घोष का बचाव किसने किया था? तो याद रखना है आपको, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने अरबिंदो घोष का बचाव किया था। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास जो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और न्यायविद थे, इन्होंने ही जो है अरबिंदो घोष का बचाव किया था और वे ढाका षड्यंत्र केस में भी बचाव के पक्ष में थे। ठीक है, तो याद रखना है। और अहमदाबाद में जब 1921 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था तो उस समय वो अध्यक्ष भी थे और स्वराज पार्टी में इनका योगदान भी है। तो चित्तरंजन दास याद रखना है, अलीपुर षड्यंत्र में अरबिंदो घोष का बचाव किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ? तो ये तो सभी लोग को पता ही है, सूरत अधिवेशन में ही जो है गर्म दल और नरम दल दो भागों में बंट जाता है कांग्रेस। ठीक है, गर्म दल की अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय करते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किन्हें कहा जाता है? तो सभी लोग को पता ही होगा, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्हीं की कृति है, जिसमें उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को लिखा है। ठीक है, और वे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो दादा भाई नौरोजी हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो 22वें तीर्थकर जो थे वो अरिष्ट नेमी थे। प्रथम ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर और 22वें अरिष्ट नेमी थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है 22वें के बारे में। ऐसे प्रथम, 22वां, 23वां, 24वां यही पूछता है, और ये नहीं कि 15वां कौन थे, 13वां कौन थे, इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। मातृनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया था? तो आप जानते होंगे, जैसे 7 पुत्र, ये जो है 7 वाहन, ठीक है, मातृनाम के साथ ही इनका शुरुआत हो। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी रखा था, तो गौतमी के पुत्र थे, इसलिए माता के नाम पे पुत्र का जो नाम रखा गया है। तो ये याद रखना है, किस वंश में? सातवाहन वंश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है चोरी। ठीक है, मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा है? वह है चोरी। ठीक है, ब्राह्मण अगर चोरी करते हैं तो अन्य वर्ण की अपेक्षा में अधिक दंड मिलना चाहिए। ठीक है, तो आंसर है आपका चोरी, ऑप्शन नंबर 1। ये सब प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? तो यह विचार गौतम, जो धर्मसूत्र है, ठीक है, उसके रचयिता हैं गौतम मुनि। ठीक है, तो इन्होंने कहा था राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, और इन्होंने ही जो रचना की है धर्मसूत्र की, उसमें हिंदू धर्म के 4 धर्मसूत्रों में जो सबसे प्रमाणिक ये पुराण है धर्मसूत्र। ठीक है, तो गौतम धर्मसूत्र में ही इस बात की चर्चा है। तो गौतम यहाँ पे इसका सही जवाब है। किसके विचार थे? तो गौतम के। ठीक है, गौतम मुनि हैं, ऋषि मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस चोल राजा ने मालदीव जीता? तो राजा राज, ठीक है, राज ने जो है, राज चोल थे, उन्होंने ही जो है यह जीता था, और समुद्री सेना लगभग इनके पास 12,000 की थी। ठीक है, और इन्होंने मालदीव को जीत करके वहां से बहुत सारे लोगों को बंदी बना करके ले आए थे। तो ये याद रखना है आपको, राजा राज। ऐसे राजेंद्र चोल भी श्रीलंका पे आक्रमण करते हैं, राजेंद्र चोल प्रथम, लेकिन राजा राज को याद रखना है मालदीव में, राजा राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कल्पद्रुम किनकी रचना है? तो याद रखना है लक्ष्मीधर की रचना है। ठीक है, और ये गहरवाल वंश के मंत्री थे। किस वंश के? तो गहरवाल वंश के मंत्री थे। और गहरवाल वंश कन्नौज का एक राजपूताना वंश था, क्षत्रिय वंश था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और जिसके कि एक महान राजा हुए गोविंद चंद। ठीक है, गोविंद चंद, और जिसमें कि अंतिम राजा जयचंद हुआ है, जो कि पृथ्वीराज चौहान, आपको पता होगा कि उसको मदद किया था पृथ्वीराज चौहान को, मोहम्मद गोरी को मदद किया था, और पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध में मारे गए थे या हार गए थे द्वितीय युद्ध में। ठीक है, तो जयचंद का नाम तो सभी लोग जानते ही हैं। तो इसी वंश के लक्ष्मीधर भी थे। ठीक है, और बाद में जो है मोहम्मद गोरी जो है जयचंद को भी मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा?
तो जेम्स प्रिंसेप, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। तो ब्राह्मी एक प्रकार का संस्कृत से ही जुड़ा हुआ एक लिपि है, ठीक है। और यह लिपि जो है लगभग 1840 ईस्वी के आसपास जो है जेम्स प्रिंसेप 1799 या 1800 के दशक में आप कह लीजिए ये थे, और इन्होंने ही अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ब्रिटेन के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? तो बेलन घाटी, ठीक है, बेलन घाटी में चावल की, जो कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास है, ठीक है। तो बेलन घाटी में ही जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर अग्नि वेदिकाएं मिले हैं? ठीक है, तो याद रखना है आपको कालीबंगन। कालीबंगन जो है राजस्थान में है, ठीक है, और यहीं पे जो है अग्नि वेदिकाएं मिले हैं। कालीबंगन जो नाम है, काले चूड़ियों के नाम पे इस शहर का नाम पड़ा है, ठीक है। और यहां पे जो अग्नि वेदिकाएं, हड्डियां ऊंट की, ठीक है, और जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगन में अगर पूछे कि ऊंटों की हड्डी कहां से मिला है, अग्नि वेदिकाएं कहां से मिला है, और जूते हुए खेत कहां से मिले हैं, जोते हुए खेत, तो कालीबंगन आपको बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत्त किससे की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? ठीक है, पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत्त किसे, एक सेकंड लग रहा है ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है। हाँ, गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी के क्या कारण थे? ठीक है, गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी, देखिए आर्थिक स्थिति जब कमजोर होगा तो सिक्के नहीं मिलेंगे, ठीक है, सोने के सिक्के, तो वहाँ व्यापार में गिरावट आई थी, मंदी की अव्यवस्था हो गई, स्वर्ण खनन रोक दिया गया था, माल सस्ता था। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर था उस समय व्यापार में गिरावट आई थी, क्योंकि अब जो था वह क्षेत्र जो था धीरे धीरे सामंती हो रहा था, सामंतवादी विचारधारा आ रही थी गुप्त काल के अंत तक, और धीरे धीरे क्या हुआ कि सामंती अब व्यापार करने दे नहीं रहे थे सभी को अपने क्षेत्र में, तो व्यापार में गिरावट आई और धीरे धीरे जो है, तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से अष्टमः स्थान कौन सा नहीं है? ठीक है, अब देखिए लुम्बिनी, राजगिरी, कुशीनगर और तक्षशिला, गौर कीजिए तीनों गौतम बुद्ध से संबंधित है। जन्म लुम्बिनी में, राजगिरी में उनको ज्ञान प्राप्ति और उन्होंने तपस्या किया, कुशीनगर में मृत्यु, तक्षशिला जो है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। 8 स्थान में इसका नहीं आता है तक्षशिला, ठीक है, तो तक्षशिला आंसर होगा, ठीक है। लुम्बिनी, राजगिरी और कुशीनगर गौतम बुद्ध के से जुड़े 8 स्थानों में से है, ठीक है। लुम्बिनी है, जैसे आपका गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, राजगिरी है, वैशाली है, ठीक है, ये है, ये तक्षशिला नहीं है, इसीलिए इसका आंसर यही है। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? तो पता ही होगा आपको कि अशोक के शासनकाल में हुआ था, और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस्य थे, और लगभग 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 251 ईस्वी। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो सभी लोग को पता ही है, वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा? तो जो यूरोपी थे वो किससे सीखा है? तो अरब से। किनसे सीखा है? तो अरब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म युद्ध हुआ था। तो धर्म युद्ध जो हुआ था स्टूडेंट्स, ईसाई और तुर्की के बीच में हुआ था, ठीक है, ईसाइयों और तुर्कों में हुआ था धर्म युद्ध।
मेरा धर्म बेहतर है तो मेरा धर्म बेहतर है, और ये बहुत लंबा चला था, ठीक है। तो ईसाई और तुर्की में यह धर्म युद्ध हुआ था। कोलंबस मूल निवासी था, तो आपको पता होगा कि कोलंबस कहाँ का था, जेनेवा का, ठीक है। और अभी जो भी लेबर संस्थान जो भी है, मजदूर संगठन, उसका भी मुख्यालय जेनेवा में ही है। कोलंबस मूल निवासी कहाँ का था, जेनेवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरिथ नेविगेटर राजा था, कहाँ का, तो पुर्तगाल का। कहाँ का था, हेनरिथ नेविगेटर कहाँ का, हेनरी द नेविगेटर होना चाहिए, कहाँ का था, तो यह था पुर्तगाल का। पुनर्जागरण का केंद्र बना इटली, कौन बना पुनर्जागरण का केंद्र, तो इटली। इसके कई कारण थे। उसके बाद है उत्तमासा अंतद्वीप, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो जब ये बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई, तो 1492 ईस्वी में नई दुनिया के नाम से खोजा गया था अमेरिका। वास्तव में अमेरिका जो है अन्य देशों का उपनिवेश ही था, और मैक्सिमम यहाँ के जो लोग हैं वो ब्रिटेन से आकर के बसे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, तो 1783 ईस्वी याद रखना है, अमेरिका 1783 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे, तो इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया, तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चंस का सेट किया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7070634348 मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। और अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स, मैं पहले बता दूं आपको, वो प्राचीन इतिहास के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। 4 वीडियो मैं बनाऊंगा। पहला प्राचीन का होगा, दूसरा मध्यकालीन का होगा, तीसरा आधुनिक का होगा, और चौथा वर्ल्ड हिस्ट्री का होगा। तो चारों मैं अब ऑब्जेक्टिव सेशन लूंगा। भले 1-1 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन आपके चारों टॉपिक जो है अब कवर कर दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव का, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर जो है उस पर आप कांटेक्ट कर लें, या आप मेरे वेबसाइट www.competitionhub.org.in पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।